अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं, वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्राकृतिक खेती कर रहे किसान से मुलाकात। गृहवाटिका में फल और सब्जियों की खेती है फायदेमंद। आजकल किसान खेती में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए फसल में तरह तरह की फर्टिलाइजर और हानिकारक कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। जबकि इन कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बगैर कम जमीन और कम खर्च में अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है प्राकृतिक खेती। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार से, जो कई वर्षों से प्राकृतिक खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। मैंने 2018 में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली और प्राकृतिक खेती ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इसको शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद मैंने इसको गहनता से लिया और इसमें मैंने पाया कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और हम जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, टमाटर करते हैं, लहसुन करते हैं या मिर्च करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो जहर मुक्त है। उसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है, हम जहर यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत और अग्नि अस्त्र, नीम अस्त्र, कड़ू अस्त्र, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और हम इस खेती को, मैं चाहता हूं कि इस खेती को सभी किसान करें। प्राकृतिक खेती में प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती हैं और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यह किसान भाई। तो यह प्राकृतिक तकनीक से खेती करने में प्रयोग होने वाले घटकों का निर्माण किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे हम घन जीवामृत की बात करें तो घन जीवामृत हमारा बनता है, हम 20 किलो गोबर ले लेते हैं और 20 किलो गोबर में हम उसमें 1 लीटर गौमूत्र डाल देते हैं। 1 लीटर गौमूत्र डालने के बाद उसमें हम आधा किलो गुड़ डाल देते हैं।
आधा किलो बेसन डाल देते हैं। और एक हम विशेष प्रकार की, जैसे कि हमारे मेड की मिट्टी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे ना हो, वहाँ की मिट्टी ले लेते हैं। या जंगल से, जैसे हमारे जंगल में मिट्टी होती है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्प्रे नहीं होती उस मिट्टी पे, तो उस मिट्टी को लाके हम घन जीवामृत में डाल देते हैं। और फिर उस घोल को अच्छे से मिला के फिर उसको 48 घंटे के लिए हम उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाता है। उसके बाद सुखाने के बाद हम उसको तोड़ के, उसको ब्रीक करके, उसको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर उसके बाद हम उसका प्रयोग 6 महीने तक आराम से कर सकते हैं। 6 महीने तक उसको हम, जैसे मतलब हमारी फसल होती है, अभी जैसे हमारे लहसुन लगे हुए हैं, तो लहसुन में हम सबसे पहले जब खेत को तैयार करते हैं तो 1 बीघे का खेत होता है जैसे हमारे, तो 1 बीघे के खेत में हम कम से कम 80 किलो घन जीवामृत डाल देते हैं। और अगर घन जीवामृत ऐसी चीज़ है, अगर वो खेत में ज़्यादा भी डल जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि हम अग्नि अस्त्र की बात करें तो अग्नि अस्त्र में हमारी मिर्चें होगी, अदरक हो गया, और हमारे यहाँ पे दरेक के पत्ते हो गए। इन चीज़ों की जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, हम उन पत्तों को इकट्ठे करते हैं। उन पत्तों को इकट्ठा करके फिर कूटते हैं। उनको कूटने के बाद हम उसको एक कढ़ाई में उसको एक उबाली दिलाते हैं। एक उबाली आने के बाद वो तैयार हो जाता है। उसको हम 48 घंटे या 3 दिन के लिए रख देते हैं। 3 दिन के बाद वो छिड़काव के लिए तैयार हो जाता है। जब हम उसकी छिड़काव फसल पे करते हैं तो इतना तीखा होता है, वो कोई भी जानवर हो हमारी फसल को नज़दीक भी नहीं आता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी कीट पतंगे को मार दें या किसी भी कीड़े को मार दें। हमारे लिए जो अच्छे मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं उससे। और जो हम अग्नि अस्त्र करते हैं, पौधे की वो नज़दीक नहीं आ पाते हैं। किसी भी प्रकार का कीट पतंगा हो, कीड़ा हो, वो पौधे के नज़दीक नहीं आएगा, तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल अच्छा पौधा चलेगा। पर ये है कि मतलब जो इस विधि से करना है वो दूसरे और तीसरे दिन करे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी के खेत में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई और किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं हो तो दशपर्णी बना लीजिए। दशपर्णी में हमारे 10 प्रकार के पत्ते इकट्ठे कर लो, जैसे कि अमरूद का पत्ता हो गया, कड़ू का पत्ता हो गया, नीम के पत्ते हो गए और दरेक के पत्ते हो गए। इस प्रकार से 10 प्रकार के पत्तों को इकट्ठा करके उनको कूटते हैं हम। कूटने के बाद उसको 15-20 दिन के लिए इकट्ठा करके डाल देते हैं। उसमें डालने के बाद जैसे ही वो तैयार होता है, 1 महीने के बाद उसकी स्प्रे करो। जो जिसके बहुत ज़्यादा लगे हुए 1 महीने पहले ही, मतलब जो भी चीज़ है हमारी 1 महीने पहले ही तैयार बना के हम रख लेते हैं, जिससे कि हमारे को किसी प्रकार की बाद में दिक्कत ना आए। यह किसान भाई इस समय लहसुन की खेती कर रहे हैं। तो यह लहसुन की खेती प्राकृतिक तरीके से किस तरह से कर रहे हैं, आइए जानते हैं। लहसुन का सीजन चला है तो हमने लहसुन लगाया। सबसे पहले हमने खेत की जुताई की। उसके बाद हमने इसमें जुताई करने के बाद 15 दिन के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद इसमें जो छोटा मोटा घास था वो उग गया। उगने के बाद हमने उस घास को इसी में ही इसमें मिल्चिंग कर दी। उस घास की मिल्चिंग करने के बाद हमने फिर इसको 15 दिन के लिए छोड़ दिया। जब वो घास इसमें मिक्स हो गया, मिल्चिंग हो गई इसकी, उसके 15 दिन के बाद हमने फिर इसमें घन जीवामृत डाल दिया। घन जीवामृत डालने के बाद हमने इसकी जुताई की खेत की, जिससे ये बिल्कुल नरम हो गया। नरम होने के बाद फिर हमने लहसुन को खेत में लगा दिया। लहसुन जैसे ही खेत में उगने लगे, उगने के तीसरे दिन मैंने इसमें जीवामृत डाल दिया। जीवामृत डालने से जो हमारे सुप्त अवस्था में जो केंचुआ चला गया था उसके लिए अजवाइन का काम करता है, जिससे कि एकदम से वो अपनी हरकत शुरू कर दी उसने और हमारी फसल के लिए
किसी प्रकार की कोई भी हानि ना पहुँचे, उसके बाद हमने फिर एक इसमें अग्नि अस्त्र की स्प्रे कर दी। अग्नि अस्त्र हमारा जैसे कि कोई कीट पतंगे बाहर से आके जो छोटे पौधे लगे हैं उसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किचन गार्डनिंग यानी घर के आसपास तथा छत पर सब्जियां और फलों की खेती, जो आज के लोगों की जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि आज के समय में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। तो आप किस प्रकार से घर की छत पर गृह वाटिका बनाएं और कौन कौन सी फल सब्जियों को उगाएं, इसकी तकनीकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ नेहा सैनी। पोषण वाटिका, जिसे हम गृह वाटिका, टेरेस गार्डन या जो बालकनी में हम सब्जियों को उगाते हैं, घर के पास जो जगह होती है उसका उपयोग करके हम डेली उपयोग में जो सब्जियां उपयोग होती हैं उनको लगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पोषण वाटिका क्यों लगाना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले हमें पोषण वाटिका के थ्रू जैविक सब्जियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, हमें ताज़ी और गुणवत्ता यूज़, जिसमें हमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब्जियां मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं, घर में लगी है, घर के आसपास लगी, जब उपयोग हुआ तब हम उसको तोड़ के आसानी से उपयोग कर सकते हैं। घर में उगाते हैं तो हमारा एक मनोरंजन का भी काम करता है। हम पोषण वाटिका में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि है ना, पत्ते वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, सरसों है, चने की भाजी, इस तरह की हम भाजियां भी लगा सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां लगना चाहिए, जैसे अभी हमारे पास ठंड है, ठंड में हम जैसे बैगन है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, मिर्ची है, गाजर है, मटर है, धनिया है। बीज वाली सब्जी में सेम, बल्लर, बरबटी ये भी लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, तोरई ये लगा सकते हैं। कद्दू है, ये लगा सकते हैं। और फलों में जिसमें हम नींबू के, केला, आंवला, अमरूद, जाम, जामुन, इस तरह से जो पौधे हैं उनको हम लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें, छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। सबसे पहले हम स्थान का चयन करते हैं कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए पोषण वाटिका को बनाने के लिए। तो हमारी आवश्यकता कैसी है, हम उस हिसाब से अपने स्थान का चयन करते हैं। हमारे पास अगर जगह उपलब्ध है तो हम ज़मीन पे बनाएंगे, अच्छी जगह रहेगी। अगर जगह नहीं है तो हम उसको बालकनी में भी लगा सकते हैं, स्टैंड गमलों में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छत है तो हम छत पे भी लगा सकते हैं। वो 250 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट होती है 5 लोगों के लिए। फिर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसमें, जैसे हमारे पास गेती है, फावड़ा है, पानी देने के लिए झारा है, खुरपी है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि वो भी हमारी व्यवस्थित हो।
पोषण वाटिका को बनाने के लिए किचन गार्डन बना रहे हैं हम या टेरेस गार्डन बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करें। 3 भाग आपका मिट्टी और 1 भाग गोबर का। अगर ज़्यादा मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम 1 भाग रेत का भी मिला के और उस तरह से हम इस मिट्टी को तैयार करते हैं। और जब भी हम मिट्टी को भरने के लिए या तो गमले में लगा रहे हैं तो गमले में देखें कि वो उसमें पानी निकालने के लिए नीचे जो एक छेद होता है वो हो प्रॉपर हो, या हमारे पास गमले नहीं है, हम क्यारी बनानी है तो हम क्यारी में भी वो मिट्टी का मेड़ बना के बीच में क्यारी बनाएं और उस तरह से मिट्टी को वो मिट्टी जो हमने तैयार करी है वो रखें। और फिर अगर हम उसको, हमारे पास गमले नहीं है, हम जो कैन में लगा रहे हैं, प्लास्टिक ड्रम में लगा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती तो हम ग्रो बैग का यूज़ कर सकते हैं जो कि अलग अलग साइज़ के भी आते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पौधे लगाने हैं उसके अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बीज हमें एक अधिकृत जो बीज मिलते हैं, प्रचलित दुकान है, वहाँ से हमें बीज का उपयोग लेना चाहिए। और अगर हम रोप लगा रहे हैं तो उसको भी हम नर्सरी से या खुद भी तैयार करके पोषण वाटिका में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब पानी जो हम डाल रहे हैं गमले में वो उसमें भरे नहीं, और भरा रहेगा तो हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो पानी के निकलने की व्यवस्था भी सही हो। जो धूप है उसके लिए हम है ना ग्रीन सेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जालीनुमा रहती है जिससे ना रोशनी जो आर पार आराम से जा सके और आसानी से उसको पौधे को धूप मिल सके। इनमें है ना हम जैविक खाद का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो खुद भी तैयार कर सकते हो। और अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मार्केट से जैसे नर्सरी है खाद मिलती है अच्छी किस्म की, जो वर्मी कंपोस्ट भी रहती है, कंपोस्ट खाद भी रहती है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं लाके। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं, तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। पोषण वाटिका से पोषण सुरक्षा और कुपोषण को दूर भी किया जा सकता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सब्जियां और फल का हमारे पोषण में, हमारी संतुलित थाली में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम में बारिश होने की संभावना नहीं है, तथा इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। सिंचित क्षेत्र में चना और सरसों में हल्की सिंचाई अवश्य करें। अमरूद में फल मक्खी कीट को नियंत्रित करने के लिए कीट से प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबा दें एवं मेलाथियान 50 EC
1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग के बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपेट 17.8 SL 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में इस समय फल और तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें एवं फल बनने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। प्रदेश में इन दिनों सरसों की फसल में कहीं कहीं पेंटेड बग और आरा मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान भाई इन कीटों की रोकथाम के लिए मेलाथियान 5 EC चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या डाइमिथोएट 30 EC दवा 875 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई अभी तक गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं, वे देरी की दशा में बोए जाने वाली गेहूं की किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं राज 3765, राज 3777 और राज 4238। ये किस्में देरी से बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्में हैं। इसके लिए बीज दर होगी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे रात में और सुबह जल्दी पशुओं को पशुशाला में रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव महलिया, जिला हनुमानगढ़ से गंगा शरण जी ने। आप चने की फसल में कटुआ कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो गंगा शरण जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि चना एक दलहनी कुल की फसलों में प्रमुख स्थान रखता है और रबी ऋतु में चना की खेती के एक महत्वपूर्ण स्थान है रबी में। जैसा कि चने में बुआई के उपरांत ही कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज़्यादा लगने लगता है। इसमें एक प्रमुख प्रकार का हमारा कीट है कटवार्म, काटने वाली सिंडी, एग्रोटिस इप्सिलान। इस कीट की सुंडी चिकनी, लिजलिजी और देखने में गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है और कटवार्म की लटें भूरे रंग की 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। इस कीट को अगर कहीं आप हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ के एक सुंडी नुमा बन जाती है, घुंडी बना लेती है। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिरारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। और किसान भाइयों, अब ये क्षति का लक्षण हम देखते हैं। कटवार्म कीट जो होता है, ये सुंडी जो होती है इसकी, ये रात्रिचर कीट है। ये दिन में इसका प्रकोप नहीं लगता है। ये दिन में मृदा में ढेलों या नीचे जमीन की जड़ में सतह में ऐसे छिपा रहता है। रात्रि के समय ये निकलता है और पौधों को जड़ के मृदा की सतह से ही पौधों को काट के क्षति पहुँचाता है। चूँकि ये कीट रात्रिचर है इसलिए दिन में इसका अटैक नहीं दिखता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नियंत्रण में सबसे पहले जरूरी हमारा ये है कि इसके लिए हमको बीज उपचारित करके लगाना है। बीज उपचारित के लिए जैसे हम इंसेक्टिसाइड कोई भी इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपाइरीफास इस तरह की दवाओं से 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड बीज के दर से इसको उपचारित करके इसके बाद हम इसको लगाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसको बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय क्यूनाल फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मृदा में मिला दें, या उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो खड़ी फसल में शाम के समय देवें इसको। और हम इसको कर सकते हैं कि जैसे क्लोरोपाइरीफास का 1.5 ml दवा पर लीटर पानी में मिला के पौधों की जड़ों के पास इसको हम छिड़काव करें, जिससे कि हमारा एक प्रभावी नियंत्रण होता है। और खेत में जगह जगह इसको हम सूखी घास की खेत में जगह जगह छोटे छोटे ढेर बना के रख देते हैं कई स्थानों पे, जिसमें क्या होता है कि दिन में ये कीट छिपा रहता है और उसको हम सुबह सुबह प्रातःकाल एकदम इकट्ठा करके नष्ट कर देते हैं। ये भी प्रभावी नियंत्रण है। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में
1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़िया उन पर बैठकर सूड़ियों को खा सकें। फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं। और हम बात करेंगे एक और हमारा वो इंसेक्टिसाइड है नीम आधारित निम्बिशिडीन, जिसका कि 1 ml दवा पर लीटर पानी के हिसाब से मिला के भी हम उपचारित कर सकते हैं। और इमिडाक्लोपिड रसायन का भी हम 2 से 3 ml दवा पर केजी के हिसाब से स्प्रे कर सकते, लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए एक है कि समयानुसार संस्तुत क्षेत्र में जो रिकमेंडेशन होता है उस आधार पर समय से बुआई करें। संक्रमित पौधा यदि पूरे खेत में हमको कहीं भी दिखाई दे तो उसको नष्ट करें। खेत में जल जमाव की जो जहाँ भी पूरा जल निकास का प्रॉपर सुविधा करें। खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त रखें और फसल चक्र का बहुत जरूरी है कि फसल चक्र अपनाएं। और जिस खेत में हमारा ये कटवर्म डिजीज या कोई भी डिजीज का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे बीज को हम दोबारा फसल बोने के लिए प्रयोग ना करें। धन्यवाद किसान भाइयों। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।